नमस्कार साथियों, हिंदी नेट शाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में हम पढ़ रहे हैं काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र का आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। इस काव्यशास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं संस्कृत के प्रमुख आचार्य, या आप कह सकते हैं कि भारतीय काव्यशास्त्री और उनके ग्रंथ, जिनसे बार बार परीक्षाओं में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अलग से काव्यशास्त्र की प्लेलिस्ट बना देंगे, वहां आपको क्रमबद्ध रूप से इन सभी के विषय में जानकारी मिल जाएगी। कल हमने 10 आचार्यों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम 11वें आचार्य महिम भट्ट से अपनी कक्षा को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, महिम भट्ट के विषय में लिखा हुआ है कि महिम भट्ट कश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम श्रीधैर्य और गुरु का नाम श्यामल था। महिम भट्ट का समय 11वीं शती का मध्य भाग स्वीकार किया गया है। तो 10वीं शती के धनंजय तक कल हम पढ़ चुके थे। 11वीं शती में कौन हुए? महिम भट्ट। महिम भट्ट ने ध्वनि मत के खंडन के लिए व्यक्ति विवेक नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की है। व्यक्ति विवेक 3 विमर्शों में विभक्त है। तो महिम भट्ट का ग्रंथ व्यक्ति विवेक पूछा हुआ है। और एक और ग्रंथ है व्याकरण का, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण, व्यक्ति विवेक, और इसी तरीके के 3-4 ऑप्शन में देके पूछा गया था कि इसमें से काव्यशास्त्र का ग्रंथ कौन सा है। तो वो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है दामोदर भट्ट का, वो अधिकांश विद्यार्थियों ने पढ़ा, उसके विषय में जानकारी होती है तो उसे लगा देते, जबकि वो गलत है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण का ग्रंथ है, याद रखिए, दामोदर का। और व्यक्ति विवेक महिम भट्ट जी का ग्रंथ है, 11वीं शताब्दी में इन्होंने इसे लिखा है। और व्यक्ति विवेक एक काव्यशास्त्र का ग्रंथ है। ठीक है, दूसरे जो महत्वपूर्ण है भोजराज। भोजराज का सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश, दोनों ही ग्रंथ लगातार सभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो या नेट हो। तो भोजराज धारा प्रदेश के राजा थे। 11वीं शती के पूर्वार्ध में ये हुए। ठीक है, और इनके 2 ग्रंथ हैं, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। आपको बस इतना ही याद रखना है। भोजराज के जन्म समय से ज़्यादा इनके ग्रंथ पूछे जाते हैं, और दोनों ग्रंथ काव्यशास्त्र के बहुत ही उत्तम ग्रंथ हैं। ठीक है, जो बाद के इनके ग्रंथ का आधार लेकर बाद में हिंदी के आचार्यों ने कई अपने मतों का प्रतिपादन किया है। तो ये दोनों रचनाएं आपको इनकी याद रखनी है। मम्मट का जन्म कश्मीर में हुआ था। इनके पिता का नाम कैयट था। 11वीं शती के ही ये हैं। 11वीं शती का उत्तरार्ध आपको इतना डीपली याद नहीं रखना है कि उत्तरार्ध हुए या पूर्वार्ध में हुए, बस 11वीं शती में मम्मट हुए। मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की, जिनमें कुल 10 अध्याय हैं। तो मम्मट का कौन सा ग्रंथ है? काव्य प्रकाश। और काव्य प्रकाश का मुख्य क्या बात है कि ये ध्वनि विरोधी ग्रंथ है। तो ध्वनि के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? आनंद वर्धन। ठीक है, उन्होंने ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया और मम्मट ने उसका विरोध किया। मम्मट ने काव्य प्रकाश लाया। आनंद वर्मन का हमने कल पढ़ा था, आनंद वर्धन का ग्रंथ है ध्वन्यालोक, और मम्मट का उसका विरोधी ग्रंथ कौन सा है? काव्य प्रकाश। याद रख सकते हैं, ध्वन्यालोक, आलोक ध्वन्यालोक। ठीक है, और आनंद वर्धन ने, और ध्वन्यालोक की जगह इन्होंने क्या लिखा है? काव्य प्रकाश। आलोक मतलब भी प्रकाश होता है, और प्रकाश का अर्थ तो प्रकाश है ही, उजाला है ही। तो इस तरीके से यदि प्रश्न आए तो आप अपने दिमाग में इसको रखें कि आनंद वर्धन का विरोध किसने किया? मम्मट ने। कौन सा ग्रंथ लाए उसके विरोध में? काव्य प्रकाश। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिन परीक्षार्थियों ने कल की कक्षा को नहीं देखा है, वे पहले कल वाली कक्षा देखें, उसके बाद इसे पढ़ें। मैंने पहले ही कहा है कि कोई भी कक्षा आपको छोड़नी नहीं है। सभी कक्षाएं आप, जब तक हम रस पर पहुंचते हैं तब तक सभी कक्षाएं आपको नियमित रूप से देखनी है काव्यशास्त्र की। काव्यशास्त्र को ऐसा नहीं है कि आपने कुछ आचार्य पढ़ लिए, कुछ छोड़ दिए, और उसके बाद जब परीक्षा में प्रश्न आए तो आपको लगे कि हमने तो पढ़ा है लेकिन प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा। क्रमबद्ध रूप से इसमें हमें चलना पड़ेगा। ये व्याकरण वाले, देखिए, व्याकरण में आपने एक दिन संधि पढ़ ली, समास पढ़ लिए, किसी दिन आपने उपसर्ग पढ़ लिए, किसी दिन प्रत्यय पढ़ लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले पढ़ लिए बाद में पढ़ लिए, लेकिन इनको आप थोड़ा क्रमबद्ध रूप से चलें ताकि आपको समझ में आए कि किस प्रकार दूसरी शताब्दी से भरत के नाट्य शास्त्र से काव्य शास्त्र का प्रारंभ होता होता आज हम 11वीं शती पे पहुंचे। तो आप थोड़ा क्रमबद्ध रूप से पढ़ें ताकि आपके दिमाग में भी क्लियर रहे।
और आज आप मेरी क्लास ले रहे हो तो 5-7 दिन बाद फिर आप इस वीडियो को देखें और फिर आप थोड़ा सा 1 महीने के अंतराल पे देखें। 2-3 बार जब आप इन चीज़ों को देखोगे तो जो कठिन लग रही थी वो बिल्कुल सरल हो जाएंगी आपके लिए। अगले जो महत्वपूर्ण काव्य शास्त्री हैं वो है क्षेमेंद्र, और ये सब कश्मीर के रहने वाले थे। मैं विशेषतः इस बात पे जोर दे रही हूँ क्योंकि कारण मैंने आपको कल बता ही दिया कि कुछ लोगों को लग रहा है कि कश्मीर फाइल्स के मामले को जबरदस्ती उछाला जा रहा है, लेकिन नहीं, विद्वानों के मामले में कश्मीर विश्व में सर्वश्रेष्ठ था और समझ में भी आता है कि उनके खिलाफ साजिश क्यों हुई। खैर आगे बढ़ते हैं। कश्मीर निवासी क्षेमेंद्र का समय 11वीं शती का उत्तरार्ध स्वीकार किया गया है। इनके पिता का नाम प्रकाशेंद्र था। क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु अभिनव गुप्त थे। ठीक है, अभिनव गुप्त इनके शिक्षा गुरु थे, जिनका तंत्रालोक नामक ग्रंथ है ना। अभिनव गुप्त का कल हमने पढ़ा था 8वें नंबर पे, तंत्रालोक इनका ग्रंथ है। क्षेमेंद्र ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की है। ये चीज आपको याद रखनी है कि क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है, अब है कवि कंठाभरण पूछा जाता है। औचित्य विचार चर्चा, सुब्रत तिलक और दशावतार चरित्र। कहीं एक परीक्षा में दशावतार चरित्र भी पूछा, पर ज्यादातर नहीं पूछा जाता। कवि कंठाभरण आप याद कर सकते हैं, क्षेमेंद्र का है कवि कंठाभरण, ये याद रखिएगा इनका और कंफ्यूज नहीं होना है। दोबारा बता दे रही हूँ, भोजराज का है सरस्वती कंठाभरण, भोजराज सरस्वती कंठाभरण। ठीक है, और क्षेमेंद्र का है केवल कवि कंठाभरण। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। रुय्यक, कश्मीर निवासी रुय्यक के पिता का नाम राजानक तिलक था। रुय्यक तिलक ने उद्भट के ग्रंथ पर उद्भट विवेक नाम से टीका लिखी थी। रुय्यक के पिता का नाम राजानक तिलक था और राजानक तिलक ने उद्भट के ग्रंथ पर उद्भट विवेक नाम से टीका लिखी। रुय्यक का समय 12वीं शती का पूर्वार्ध था। ये महाकवि मंखक के काव्य गुरु थे। रुय्यक ने अलंकार सर्वस्व नामक एक मौलिक ग्रंथ की रचना की। तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इन्होंने किसी से कोई वो ना लेकर अपना ही एक मौलिक ग्रंथ लिखा। कौन सा? अलंकार सर्वस्व। यह भी पूछा हुआ है। शोभाकर मित्र का समय 12वीं शती का था। कश्मीर निवासी त्रियशर मित्र के पुत्र थे और शोभाकर मित्र ने अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की। अभी तक ये नहीं पूछा गया, लेकिन आप ध्यान रखिएगा। हेमचंद्र से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हेमचंद्र को देख लेते हैं। हेमचंद्र गुजरात के राजा कुमारपाल के गुरु थे तथा काव्य अनुशासन नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। हेमचंद्र के 2 शिष्य थे, रामाचंद्र तथा गुणचंद्र ने सम्मिलित रूप से नाट्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की। रामचंद्र को प्रबंधक क्षतिकर्ता की उपाधि से भी मंडित किया जाता है। तो ये आप पढ़ लीजिए, पर जो ग्रंथ पूछा जाएगा वो काव्य अनुशासन पूछा जाता है। ठीक है, हेमचंद्र का एक शब्दानुशासन भी है और एक है काव्यानुशासन। तो जो काव्यानुशासन है वे काव्य शास्त्र से संबंधित है और जो शब्दानुशासन है वे व्याकरण से संबंधित है। ठीक है, आप आदिकाल के उसमें जब पढ़ते हैं तो हेमचंद्र को वहाँ पर भी हम पढ़ेंगे जब हम इतिहास पढ़ेंगे, लेकिन कनेक्ट करते जाइए चीज़ों को। शारदा तनय का समय 13वीं शती का मध्य स्वीकार किया गया। कश्मीर के निवासी थे। भाव प्रकाशन नामक ग्रंथ की रचना करी। 10 अधिकार हैं इसमें। शारदा तनय से भी प्रश्न नहीं पूछा गया अभी तक। जयदेव मिथिला के निवासी थे। 13वीं शती का उत्तरार्ध इनका समय स्वीकार किया गया है। जयदेव साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष तथा न्याय के क्षेत्र में पक्षधर उपाधि से प्रख्यात थे। जयदेव ने चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना 10 मयूखों तथा 35 अनुष्टुप छंदों में की। तो जयदेव को आप जानते हैं। स्मरण दिला दूं, जो नए परीक्षार्थी हैं, हिंदी की तैयारी अभी प्रारंभ की है, जयदेव की बहुत प्रसिद्ध रचनाएं गीत गोविंद। यस, ये आदिकाल में आप जिनका कवियों का उल्लेख पढ़ते हो ये वही जयदेव हैं, है ना। जयदेव की प्रसिद्ध रचना है गीत गोविंद। ठीक है, लेकिन वो रचना साहित्य के विकास में पढ़ेंगे। जब हम काव्य शास्त्र की बात करते हैं तो जयदेव का चंद्रालोक बार बार पूछे जाने वाला ग्रंथ है, आपको याद रखना ही है। साहित्य के क्षेत्र में इनको पीयूष वर्ष की उपाधि मिली हुई है और न्याय के क्षेत्र में पक्षधर की, और विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से समाहित किया गया। से क्या बोलेंगे, अभिनव जयदेव की उपाधि विद्यापति को दी गई है, जो कि आदिकाल के कवि हैं। ठीक। विश्वनाथ कविराज उत्कल उड़ीसा के राजा संधि विग्रहिक थे। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर था। ठीक है,
14वीं शती का पूर्वार्ध इनका समय है। 10 परिच्छेदों में साहित्य दर्पण नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। बारंबार पूछा जाता है। साहित्य दर्पण में 10 अध्याय हैं। ये साहित्य दर्पण विश्वनाथ का बार बार पूछा जाता है। विद्याधर प्रकाश की शैली, काव्य प्रकाश की शैली में एकावली नामक ग्रंथ की रचना की है। काव्य प्रकाश किसका है? मम्मट का। विद्याधर का समय 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इनकी पंक्ति भी पूछी जाती है। विश्वनाथ कविराज की पंक्तियां भी पूछी जाती हैं। विद्यानाथ दक्षिण भारत के काकतीय नरेश प्रताप रुद्र के दरबार में रहते थे। 14वीं शती का पूर्वार्ध प्रताप रुद्र यशोभूषण नामक ग्रंथ की रचना 9 प्रकरण में की है। इतने प्रमुख नहीं है। अब जो प्रमुख हैं वो हैं अप्य दीक्षित जी। अप्य दीक्षित दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे। 16वीं शती का अंतिम चरण है। अप्य दीक्षित ने वृत्तिवार्तिक, चित्र मीमांसा, कुबलायानंद नामक ग्रंथ की रचना की। जो बार बार पूछा जाता है वह है कुबलायानंद। चित्र मीमांसा, वृत्तिवर्तिक, चित्र मीमांसा और कुबलायानंद, ये 2 पूछे जाते हैं। विशेषता कुबलायानंद आपको याद रखना है। पंडित राज जगन्नाथ जैत्य आंध्र ब्राह्मण थे तथा पैद्य भट्ट के पुत्र थे। इनका समय 7वीं शती का प्रथम चरण माना जाता। रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना इन्होंने की है। पंडित जगन्नाथ का रस गंगाधर आपने पढ़ा होगा। 7वीं शती के ये जो है विद्वान थे पंडित राज जगन्नाथ। ठीक है, रस गंगाधर नामक इनका एक प्रौढ़ ग्रंथ है। तो ये तो आपका छोटा सा 10 मिनट का वीडियो, कल के वीडियो का ही इसे आप दूसरा भाग कह सकते हैं। अब काव्य लक्षणों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो तब तक आप इनको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि काव्य लक्षण एक अलग टॉपिक हो गया। तो अलग टॉपिक के लिए एक अलग वीडियो, पूरा एक वीडियो हमारा काव्य लक्षण पर होगा। तो जल्दी से आज के वीडियो को समाप्त करती हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए और काव्य लक्षण का वीडियो भी आपको इस वीडियो के साथ ही लगभग मिल जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।